प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज MA 4 सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र था इंटरनेशनल लॉ। ये 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र था जिसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे। अधिकतम अंक 80 थे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए भविष्य में आपके कभी भी कोई भी एग्जाम हो, जिस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी, आप उनके सभी उत्तरों को अवश्य करेंगे। तो आइए जानते हैं आज के इस प्रश्न पत्र के उत्तरों के बारे में। इसका जो आज पहला प्रश्न था वो था, अंतर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं है, परंतु यह केवल नैतिक शक्ति पर आधारित नियमों का एक समूह है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है, इसका बी ऑप्शन सही है, ऑस्टिन का। प्रश्न संख्या 2, यह परिभाषा किसने दी? अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधियों का समूह है जिससे राज्यों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है। तो दूसरे का ऑप्शन है ए, कैल्सन। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय कानून का तत्व कौन सा है? तो सार्वभौमिक पद्धति, ये कानूनी पद्धति, कानून का पालन करने की शक्ति, ये सभी इसके उत्तर हैं। तीसरे का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्यारे बच्चों, आगे अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो स्रोत नहीं है वो है अंतर्राष्ट्रीय नियम और राज्य पत्र। बाकी अंतर्राष्ट्रीय संध्या, रीति रिवाज, प्रथाएं, ये सभी इसके स्रोत हैं। केवल इसका जो सी ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सा कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय वस्तु नहीं है? तो 5 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शांति का कानून, युद्ध का कानून, तटस्थता का कानून, यानी कि उपरोक्त डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखता? तो इसका सही उत्तर है बी, ओपेनहाइम। जो ओपेनहाइम है वो कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय कानून शिष्टतावश है, ये कथन किसका है? तो जो प्रश्न नंबर 7 है इसका सही उत्तर है ए, हॉलैंड का। ये कथन है हॉलैंड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉलैंड। इसका ए ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून जो शब्द है इसको सबसे पहले प्रयुक्त किया था जेरेमी बेंथम ने। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय क्या है? केवल राज्य, केवल व्यक्ति, कुछ गैर राजकीय कार्य इकाइयां, क्या ये सभी हैं? तो जो ये प्रश्न संख्या आपका 9 है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी इसके उत्तर होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये सभी जो संस्थाएं हैं ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो इसका समर्थक है ए ऑप्शन, ओपेनहाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, बाह्य आश्रय कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बाह्य आश्रय होते हैं उसके प्रकार पूछे गए हैं आपसे। ये होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार की। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो आज के पेपर में पूछा गया था, हाइड्रिला टोरे कहाँ का निवासी था? तो जो हाइड्रिला टोरे था वो पेरू का निवासी था। ऑप्शन सी इसका फिर से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, दलाई लामा को भारत में शरण कब दी गई? तो आप सभी जानते हैं कि दलाई लामा तिब्बत से भाग करके भारत में आए थे और इनको शरण कब दी गई थी? ये दी गई थी 1959 में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किस देश ने प्रत्यार्पण के संबंध में सर्वप्रथम कानून बनाया? तो आप सभी जानते हैं इसके संबंध में बेल्जियम ने सर्वप्रथम कानून बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रत्यर्पण की आवश्यकता है। प्रत्यर्पण की आवश्यकता आतंकवादियों को दंड देने के लिए होती है।
अपराधों को रोकने के लिए होती है, साक्ष्यों को सुविधा से उपलब्ध कराने के लिए होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। भारत में प्रत्यर्पण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो भारत में प्रत्यर्पण करने के लिए नोडल एजेंसी जो है वो विदेश मंत्रालय है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। और ये जो प्रत्यर्पण होता है ये राजदूतों के माध्यम से होता है। सभी देशों में दूतावास बनाए जाते हैं, वहाँ सभी देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन नोडल एजेंसी जो होती है वो होती है हमारी, या प्राधिकारी होते हैं वो विदेश मंत्रालय होता है, वही इस कार्य को करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यर्पण से था? तो जो विनायक दामोदर सावरकर थे, ऑप्शन ए, इनका संबंध प्रत्यर्पण से था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के अंतर्गत प्रतिबंध किस धारा में रखा गया है? तो जो प्रश्न संख्या 19 है इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी धाराओं में। धारा 31A, 31B, 31C में, उपरोक्त सभी धाराओं में इसको रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजनयिक मिशन की समाप्ति के लिए उत्तरदायी है? तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर भी डी होगा। पदोन्नति, पद विमुक्ति, युद्ध छिड़ना, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। ओपेनहीम ने वाणिज्यिक जो दूत होते हैं उनके कितने प्रकार बताए हैं? तो किसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार बताए हैं इन्होंने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। यह कथन किसका है कि राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो अपने देश के स्वार्थ के लिए असत्य बोलने के लिए भी दूसरे देश में जाता है? तो आप सभी जानते हैं ये कथन किसका है। प्रश्न संख्या 22 का जो उत्तर है वो है सी, ये है हेनरी वार्टन का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसका कथन है युद्ध अपराध सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों के ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं जिन्हें करने के लिए पकड़े जाने पर शत्रु द्वारा दंडित किए जाते हैं? तो जो ये प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ओपेनहाइम। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। ओपेनहाइम ने युद्ध अपराध के कितने प्रकार बताए हैं? तो ओपेनहाइम ने युद्ध अपराध के 4 प्रकार बताए हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। युद्ध समाप्ति का तरीका क्या है? तो युद्ध समाप्ति का तरीका है शत्रुतापूर्ण कार्य को अगर बंद कर दें, अधीनता स्वीकार कर लें, शांति संधि कर लें, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को का जो चार्टर है उसकी स्वीकृति के बाद कानूनी व्यवस्था के रूप में तटस्थता का अंत कर दिया गया, यह अंत हो चुका है। ये कथन किसका है? आप सभी जानते हैं ये कथन किसका है। ये कथन है फैनविक का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी धारा तटस्थता को सीमित रखती है? तो इसका ऑप्शन भी डी सही है। धारा 2, धारा 42, धारा 48, ये सभी इनको तटस्थता को सीमित रखती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। 1780 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय रूस द्वारा घोषित सशस्त्र तटस्थता को किस देश से पालन करने के लिए कहा गया था? तो जो 1780 की जो घटना थी इसका संबंध था उपरोक्त सभी देशों से, स्पेन से, ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस से, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 29। तटस्थता की विशेषता क्या है? तो आप सभी जानते हैं जहां पर डी ऑप्शन लगता है कि ये हो सकता है, और इसमें भी इसका डी ऑप्शन सही है। तटस्थता निष्पक्षता का दृष्टिकोण है, गृह युद्ध में तटस्थता, युद्धमान राज्यों में संपर्क, तो ऑप्शन डी इसका फिर से सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। पेरिस की किस वर्ष की घोषणा का संबंध नाकाबंदी से है? तो ये जो संबंध है ये है 1919 की घोषणा से, सॉरी 1909 की घोषणा से, 1909, 1909। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस विवाद का संबंध नाकाबंदी से है? तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका संबंध है उपरोक्त सभी से, फ्रांसिस्का लियोनारा जमोरा विवाद से।
एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है। जो पेरिस की प्रश्न संख्या 30 है, पेरिस की किस वर्ष की घोषणा का संबंध नाकाबंदी से है? इसका दरअसल सही आंसर है 1856, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1845, 1901, 1939, 1909। ये 4 ऑप्शन ही इसके गलत हैं, तो इसका सही आंसर 1856 होना चाहिए था। तो फिर भी 1845 हम इसमें लगा सकते हैं, इसका ए ऑप्शन सही मान सकते हैं, जबकि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर 1856 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस विवाद का संबंध नाकाबंदी से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फ्रांसिस्का, ल्यूनारा, जमोरा विवाद, ये तीनों ही इससे संबंधित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। वास्तविक नाकाबंदी की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है उचित स्थापना, प्रभावशीलता, निष्पक्षता। उपरोक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। उत्तर संख्या जो होगा इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। निम्न में से नाकाबंदी का रूप नहीं है? तो जो लंदन घोषणा पत्र है वो नाकाबंदी का रूप नहीं है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। विनिषिद्ध का कानून परिवेष्टन का प्रयोजन पूरा करने लगा है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा, ये कथन स्मिथ का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। ग्रेसियस ने निषिद्ध वस्तुओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो जो विनिषिद्ध वस्तुएं हैं उनको ग्रेसियस ने कितने वर्गों में बांटा है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपने सभी ने किया होगा, ये 3 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा विवाद निरंतर समुद्री यात्रा से संबंधित है? तो जो निरंतर समुद्री विवाद हैं वो सभी से संबंधित है, मैरिया से, पाली से, बरमुडा से। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। लंदन घोषणा 1909 में विनिषिद्ध पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो जो लंदन घोषणा थी उसमें विनिषिद्ध पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का डी, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। माई लाई गांव किस देश में स्थित है? तो ये जो गांव है ये वियतनाम का एक छोटा सा गांव है। वियतनाम एक देश है पूर्वोत्तर में, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ माई लाई नाम का एक गांव पड़ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम 2 प्रश्न रह गए। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किसका कथन है प्राचीन काल में भी ग्रीक, भूमध्य, हिंद तथा चीनी अंतर्राष्ट्रीय कानून विद्यमान थे? तो जो प्रश्न संख्या 39 है इसका सही उत्तर है हाल। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, अंतिम प्रश्न है, युद्ध तथा बाध्यकारी साधनों में अंतर क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। बाध्यकारी साधनों में एक सीमा में ही प्रतिपक्ष को हानि पहुंचती है, जबकि युद्ध में हानि की कोई सीमा नहीं होती। बी ऑप्शन, बाध्यकारी साधनों द्वारा केवल मतभेद दूर किए जा सकते हैं, जबकि युद्ध मतभेद दूर करने के साथ साथ मनचाही शर्तें भी मनवाता है। सी ऑप्शन में बाध्यकारी साधनों का प्रयोग मतभेदों को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि विजेता राज्य मतभेदों को दूर करने के साथ साथ मनचाही शर्तों को मनवाता है। तो जो ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आज के आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। तो आप एक बार मिला लीजिएगा। जो प्रश्न संख्या 1 है उसका उत्तर बी है, 2 का उत्तर ए, तीसरे का उत्तर डी, चौथे का उत्तर सी, 5 का डी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का ए, 9 का डी, 10 का डी, 11 का ए, 12 का सी, 13 का सी, 14 का डी, 15 का बी, 16 का डी, 17 का ए, 18 का डी, 19 का डी, 20 का डी, 21 का ए, 22 का सी, 23 का ए, 24 का बी, 25 का डी, 26 का ए, 27 का डी, 28 का डी, 29 का डी, 30 का ए, 31 का डी, 32 का डी, 33 का ए, 34 का बी, 35 का ए, 36 का डी, 37 का डी, 38 का सी, 39 का ए और 40 का डी। ये सभी आपके एमए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्राष्ट्रीय कानून जो प्रश्न पत्र हैं इसके आज के प्रश्नों के उत्तर हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे अपने अन्य साथियों को भी अवश्य बताइएगा तथा आने वाले जो वीडियो हैं उनको भी अवश्य देखिएगा। आपके आने वाले जो पेपर हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।